हाय गाइस, यू वाचिंग सी एस अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, हम लोगों ने अदर सोर्सेज वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था। ठीक है, उसी चैप्टर को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग देखो सबसे पहले डिविडेंड वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो जी, देखो डिविडेंड वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो डिविडेंड की बात करते हैं हम लोग। डिविडेंड होता क्या है? देखो, डिविडेंड शेयर्स में मिलता है कि डिबेंचर्स पे मिलता है? शेयर्स में मिलता है। अब ये डिविडेंड भी ना दो तरह का होता है। एक तो होता है भाई एक्चुअल डिविडेंड या नॉर्मल डिविडेंड, और दूसरा होता है डीम्ड डिविडेंड। और वैसे भी ये जो डिविडेंड आपको मिलेगा ये दो कंपनी से मिल सकता है, तो डोमेस्टिक कंपनी से या फॉरेन कंपनी से। डोमेस्टिक मीन्स इंडियन कंपनी से। तो देखो, इसका छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। ये लो जी, डिविडेंड की बात हो रही है। डिविडेंड कहाँ से मिलेगा? या तो फॉरेन कंपनी से मिलेगा या फिर इंडियन कंपनी से मिलेगा। और इसी इंडियन कंपनी को हम लोग डोमेस्टिक कंपनी भी बोल देते हैं। डोमेस्टिक कंपनी है ना। ठीक है जी। तो देखो, अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिले आपको तो ये तो भाई फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये तो क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। और अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिले, ये तो फुल्ली टैक्सेबल हो गया, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है भाई। इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड मिले तो क्या करेंगे आप? अब इसमें डिविडेंड दो तरह के हैं। एक तो नॉर्मल डिविडेंड और दूसरा होता है भाई डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, एक नॉर्मल डिविडेंड है और एक डीम्ड डिविडेंड है। जो नॉर्मल डिविडेंड है, अगर मैं उसकी बात करूं, देखो तो नॉर्मल डिविडेंड में क्या चलेगा? अगर वो डिविडेंड इक्वल टू एंड लेस देन 10 लाख रुपए का है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि उस पर ऑलरेडी डीडीटी या सीडीटी कट चुका होगा, है ना। क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उस पर सीडीटी ऑलरेडी सीडीटी या डीडीटी डिडक्ट कर चुकी होगी एट द रेट ऑफ 15% के हिसाब से। सीडीटी मीन्स कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डीडीटी मीन्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स के लिए भी क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में भाई। ठीक है, और अगर मैं एक्सीडिंग 10 लाख की बात करूं, तो अगर वो डिविडेंड आपका एक्सीड कर रहा है कितने से? 10 लाख से, तो उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को भी। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स अंडर सेक्शन 115 BB DA एट द रेट ऑफ 10% ऑफ किसका? डिविडेंड एक्सीडिंग 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए से जितना डिविडेंड ज़्यादा होगा उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? 10% टैक्स देना पड़ेगा फ्लैट रेट से, और सरचार्ज और सेस एक्स्ट्रा है वो। तो सिंपल सी बात है, अगर इंडियन कंपनी से नॉर्मल डिविडेंड मिले तो 10 लाख रुपए तक तो टैक्स देना ही नहीं है शेयर होल्डर को, क्योंकि उस पर ऑलरेडी सीडीटी या डीडीटी कट चुका होगा। बट अगर मान लो 11 लाख रुपए का डिविडेंड मिला आपको इंडियन कंपनी से, तो आपको जो टैक्स देना है, शेयर होल्डर को जो टैक्स देना है, वो सिर्फ 1 लाख रुपए पे देना है, और वो भी कितने परसेंट? 10% के हिसाब से। और सरचार्ज और सेस तो वो लगेगा ही एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 115 BBD ये क्या कह रहा है? टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, वो भी किसका? एक्सीडिंग 10 लाख का। तो अगर 11 लाख है तो 11 लाख का 10% नहीं देना है आपको, सिर्फ किसका देना है? 1 लाख का 10% देना है, राइट। चलो, अगर मैं डीम डिविडेंड की बात करूं तो भाई ये डीम डिविडेंड क्या होता है? सोचो, डीम डिविडेंड का मतलब है कि हम मान लेंगे वो डिविडेंड है, एक्चुअल में वो डिविडेंड नहीं है, बट हम मान लेंगे, ठीक है, कि वो डीम डिविडेंड है। तो लो, थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ, डीम डिविडेंड को भाई एरो बराबर करके। ठीक है जी, लो डीम्ड डिविडेंड की बात कर रहे हैं हम। ये जो डीम डिविडेंड है ये ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, किन एक्सेप्शनल केसेस में हम इस अमाउंट को भी डीम डिविडेंड मान लेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक सेक्शन 2 क्लोज 22 का सब क्लोज ए से लेके ये ई तक चलेंगे, A B
सी डी एंड ई। तो कितने क्लॉजेज हो गए? 5 क्लॉजेज हो गए, ए बी सी डी ई। तो ये 5 क्लॉजेज में हम लोग क्या मान के चलेंगे? 5 सब क्लॉजेज में कि वैसे तो वो डिविडेंड नहीं है बट फिर भी हम उसको डिविडेंड मान लेंगे। तो मतलब डीम्ड डिविडेंड बताया हुआ है इन सभी सब क्लॉजेज में। क्या बताया हुआ है? डीम्ड डिविडेंड बताया हुआ है। ठीक, चलो जी, तो हम लोग चले डीम्ड डिविडेंड की तरफ। तो हमने ये भी पढ़ लिया, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी मिला, फुल्ली टैक्सेबल है। इंडियन कंपनी से नॉर्मल डिविडेंड मिला, 10 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 10 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 BBDA एट द रेट ऑफ 10% ऑफ एक्सीडिंग 10 लाख। अगर डीम्ड डिविडेंड है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टू बी डिस्कस्ड। चलो जी, तो हम लोग डीम्ड डिविडेंड की बात करते हैं लोग। ठीक है जी, डीम्ड डिविडेंड की तरफ ही आ जाते हैं लोग। ये लो जी, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के डिफरेंट सब क्लॉजेस की बात कर रहे हैं। 2 सबसेक्शन 22 में बताया हुआ है डिविडेंड होता क्या है ना। चलो जी, तो देखो क्या कहता है डीम्ड डिविडेंड में। ये डिविडेंड इज द डीम्ड डिविडेंड इज द डिविडेंड which is not actually paid as dividend but assumed to be dividend। मतलब एक्चुअल में वो डिविडेंड है नहीं बट हम मान लेंगे वो डिविडेंड है। इसको हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया। 2 सबसेक्शन 22 क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी एंड क्लोज ई। तो 1 बाय 1 पाँचों क्लोजेस को अब हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, देखो 2 सबसेक्शन 22 क्लोज ए की, तो क्या कहना चाहता है वो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स डीम्ड एज डिविडेंड। मीन्स कंपनी अगर एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किसको? शेयर होल्डर्स को, तो उसको भी हम लोग किस में काउंट करेंगे? डीम्ड डिविडेंड में। और किस एक्सटेंट तक? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मतलब कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मान लो 50,000 की, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं कितने आपके? मान लो 60,000। तो 50,000 के 50,000 क्या ट्रीट होगा? डीम्ड डिविडेंड। अब ऐसे सपोज कर लो कि कंपनी ने एसेट्स तो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आपकी कितने की? 70,000 की, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं? 50,000। तो उसमें 70,000 में से 50,000 क्या ट्रीट होगा? डीम्ड डिविडेंड। राइट, ये कहना चाह रहा है। देखो, तो देखो टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट बता दी उन्होंने एक तरह से कि मैक्सिमम कितना जाएगा डीम्ड डिविडेंड में। जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है मैक्सिमम उतना ही जा सकता है बस डीम्ड डिविडेंड में। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट चाहे वो कैपिटलाइज वाले हों चाहे नॉट, मतलब वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। कैपिटलाइज का मतलब बोनस शेयर है ना। तो चाहे आपने उस प्रॉफिट से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से बोनस इशू अगर निकाला था तो प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया आपने, उसको भी डीम्ड डिविडेंड में काउंट करते हैं। ठीक है, चलो, shall be deemed to be a dividend and attracts DDT। DDT मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 115O। तो क्या कहना चाह रहा है? सेक्शन 115O में इस डिविडेंड पे तो कंपनी क्या काट देगी? DDT या CDT। तो पहले ही अगर DDT कट गया तो अब शेयर होल्डर्स को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है उस पार्ट पे। तो शेयर होल्डर के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मतलब एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लिख देता हूँ ये लो, एग्जाम्प्ट फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले ही उस पर DDT कट चुका है। ठीक, और साथ में क्या कहना चाह रहा, देखो साथ में कहना चाह रहा, देखो कंपनी ने जो आपको एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी ना, उनकी मार्केट वैल्यू देख लेंगे। कब की देखोगे भाई मार्केट वैल्यू? ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मार्केट वैल्यू देख लेंगे। लो जी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये बैलेंस शीट दी हुई है मान लो कंपनी की। ठीक है, आज की डेट में वैसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं होती, वर्टिकल होती है, बट फिर भी मैंने आपको सिंप्लीफाई वे में बताने की कोशिश की है। ये एसेट्स हैं जी इस तरफ, ये लायबिलिटीज़ हैं, वरना आज की डेट में तो ये एसेट्स नीचे चली जाएंगी यहाँ, है ना। चलो ठीक है, तो भाई शेयर कैपिटल दी हुई है आपको 17 लाख रुपए की, जिसमें बोनस इशू भी है, बोनस शेयर भी हैं 2 लाख रुपए के, रिजर्व एंड सरप्लस हैं 3 लाख रुपए के, एसेट्स हैं 25 लाख की। क्या कहना चाहते हैं नीचे एडजस्टमेंट में आओ, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। कंपनी ने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कितने की? कहता है जिनकी बुक वैल्यू तो 1 लाख है, बट हमें बुक वैल्यू से मतलब थोड़ी है, हमें तो मार्केट वैल्यू देखनी है। ठीक है, मार्केट वैल्यू इधर रखिए क्वेश्चन में। देखो, कैलकुलेट डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ए हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹4 लाख, 5 लाख, 7 लाख। कहते हैं जो एसेट्स कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं उनकी बुक वैल्यू तो 1 लाख है, बट मार्केट वैल्यू कितनी है? तो 4 लाख है।
या फिर 5 लाख है या फिर 7 लाख है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा ये पूछना चाह रहा है। सोल्यूशन में आ जाओ। तो देखो सबसे पहली चीज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने ले लूँ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में भाई एक तो ये आ जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपए के, और दूसरा बोनस शेयर जो है कैपिटलाइज्ड है, ये प्रॉफिट कैपिटलाइज हुआ ना मतलब एक तरह से, तो ये भी किस में जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हो गए, 7 लाख के हो गए है ना। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने के हो गए, 1 मिनट जी, 7 लाख नहीं 5 लाख हुए जी। देखो सुनो, 3 लाख ये वाले हैं और 2 लाख ये वाले हैं, तो 5 लाख ही तो हुए। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हो गए आपके, 5 लाख रुपए के हो गए ये। अब डीम डिविडेंड कितना काउंट करूं, अगर मार्केट वैल्यू एसेट्स की कितनी है, 4 लाख है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं भाई, 5 लाख हैं इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड वाले। तो मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं सिर्फ उतना ही तो डीम डिविडेंड में डाल सकते हैं, बट यहाँ तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज़्यादा हैं और एसेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो कम है 4 लाख की, तो डीम डिविडेंड में सिर्फ 4 लाख जाएगा। और अगर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 5 लाख की तो डीम डिविडेंड 5 लाख जाएगा। और अगर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी जिनकी मार्केट वैल्यू 7 लाख है तो भैया डीम डिविडेंड में तो सिर्फ 5 लाख ही जा सकते हैं, अप टू द मैक्सिमम ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग बोनस शेयर। तो इट मीन्स 5 लाख ही क्या ट्रीट होगा आपका, डीम्ड डिविडेंड ट्रीट होगा। ठीक है, जिस पर ऑलरेडी सीडीटी या डीटीटी कट चुका होगा, मतलब शेयर होल्डर को टैक्स नहीं देना है। ये था सब क्लोज ए। अब हम लोग सब क्लोज 2 पे आते हैं। देखो डिविडेंड के ही 2 सबसेक्शन 22 क्लोज बी में आ जाते हैं, 2 क्लोज 22 सब क्लोज बी में आ जाते हैं। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है क्या चीज़, डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहते हैं शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो वो भी डीम डिविडेंड में काउंट होगा। ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कि बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसको भी किस में काउंट करेंगे, डीम्ड डिविडेंड में। तो जनरली बोनस शेयर किसके लिए होते हैं, बोनस शेयर राइट शेयर इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए, और यहाँ आपने बोनस शेयर किसको दिए, प्रेफरेंस शेयर को, तो कहते हैं वो भी किस में काउंट करेंगे हम लोग, डीम्ड डिविडेंड में। तो मीन्स 2 चीज़ें हो गई, एक तो अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट किया, डिबेंचर्स या डिबेंचर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं किसको, शेयर होल्डर्स को, या फिर बोनस शेयर दिए हैं किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, तो वो भी डीम डिविडेंड में काउंट करेंगे, बट अप टू द मैक्सिमम ऑफ कितने तक, अगेन वही बात है, देखो अप टू द मैक्सिमम ऑफ कंपनीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो मैक्सिमम कितना डीम डिविडेंड में काउंट कर सकते हैं, जितने आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं इंक्लूडिंग बोनस शेयर कह सकते हैं आप। तो अगेन इसमें देखो ये बैलेंस शीट दी हुई है, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ। ठीक है जी, एक एग्जांपल लिया मैंने फिर से। क्या कहता है, देखो यहाँ आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं कितने के, 1 लाख रुपए के, तो ये तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ही हैं, और आपने इसमें से बोनस इशू भी निकाला हुआ है कितने का, 1 लाख का, तो ये भी तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में ही काउंट होगा भाई। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हो गए, 1 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख हो गए। तो लो जी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो कितने हो गए आपके, ये रहे 2 लाख हो गए, 1 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख हो गए। ठीक है, ये दिया मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डन। अब देखो कंपनी ने कितने डिबेंचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए या बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्या कहता है, कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जी इन्होंने क्या किया, डिबेंचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कितने के, 5 लाख रुपए के शेयर होल्डर्स को, राइट। तो क्लोज 22 2 सब क्लोज 22 2 क्लोज 22 सब क्लोज बी में पूछा है, बता दो डीम डिविडेंड कितना है ना। ठीक है, तो भाई हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ना देखो 2 लाख रुपए के, और कंपनी ने आपको डिबेंचर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कितने के, 5 लाख रुपए के, तो 5 लाख को तो हम डीम डिविडेंड ट्रीट नहीं कर सकते ना। तो मैक्सिमम कितना डीम डिविडेंड में जाएगा, जितना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, 2 लाख रुपए, तो डीम डिविडेंड कितना काउंट करूँ, 2 लाख रुपए। द कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख टू इट्स शेयर होल्डर्स, आउट ऑफ विच ₹2 लाख शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। तो सिर्फ 2 लाख रुपए डीम डिविडेंड में जाएंगे। ठीक है, दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। समझ गए बात मेरी, चलो जी। तो ये था क्लोज बी, और अगेन शेयर होल्डर को तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा इस पे भी, क्यों, ऑलरेडी डीडीटी कट चुका होगा।
किस सेक्शन में? 115 ओ में कितने परसेंट? 15%। जब पहले से लिक्विडिटी कट चुका है तो शेयर होल्डर दोबारा से टैक्स क्यों देगा उस पर? तो शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा भाई। डन। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 नहीं सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज सी क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द लिक्विडेशन डीम्ड एज डिविडेंड। मतलब कहता है कंपनी ना वाइंडिंग अप में जा रही है, लिक्विडेशन में जा रही है, तो जितनी भी सरप्लस एसेट्स होंगी वो आप किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो? शेयर होल्डर्स को। कहते हैं शेयर होल्डर्स के लिए वो भी डीम्ड डिविडेंड काउंट होगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं, देखो क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स मेड टू द शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, है ना। ठीक है, तो अगर कंपनी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन तो उसको भी हम लोग किस में काउंट करेंगे? डीम्ड डिविडेंड में। किस एक्सटेंट तक? टू द एक्सटेंट ऑफ, अगेन वही बात है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो मैक्सिमम जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे उसी लिमिट तक। तो तीनों सेक्शन में वही लिमिट अप्लाई की है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना। ठीक है, FMV ऑफ द एसेट एज ऑन द डेट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द डीम्ड डिविडेंड, है ना। तो FMV काउंट करेंगे एसेट्स का, वही चीज़ पहले भी पढ़ी हमने। तो लिक्विडेशन के टाइम पे देख लेंगे इन एसेट्स का FMV क्या है, बुक वैल्यू से मतलब नहीं है। डन। तो देखो, और देखो एक चीज़ और लिखी है, नोट बना के लिखा है मैंने इसमें, सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये खास बात लिख दी इन्होंने यहाँ। कहते ये वाला जो सेक्शन अप्लाई होगा ना भाई, किस पे अप्लाई होगा? ओनली इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ आप एसेट्स, सरप्लस एसेट्स किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे जो सरप्लस एसेट्स होती हैं वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलेंगी, प्रेफरेंस को क्यों मिलेंगी भाई? चलो ठीक है, तो वही कहना चाहते हैं, देखो डीम डिविडेंड भी होगा इसमें और साथ में सेक्शन 46 भी आएगा। डीम डिविडेंड तो अगेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा सेक्शन 46 में, उस पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोज सी की बात कर रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं एक बार, देखो क्या कह रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन की बात हो रही है। ठीक है जी, सेक्शन 46 की बात हो रही है। क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ, नोट अ ट्रांसफर फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। वो ये कहना चाह रहा है कंपनी जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना उसको हम ट्रांसफर में काउंट नहीं करेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नोट अ ट्रांसफर फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर लिक्विडेटर इन एसेट्स को बेच देता है तो उस पर, उस केस में तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा भाई कंपनी पे। समझ रहे हैं बात? तो ये कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे जो सरप्लस एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं शेयर होल्डर्स को, उसको हम ट्रांसफर में काउंट नहीं करेंगे, उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा कंपनी के ऊपर। हाँ, लिक्विडेटर अगर किसी और को बेच दे तब तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को। तो हम तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एसेट्स की बात कर रहे हैं ना, किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? शेयर होल्डर्स को। तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा कंपनी के लिए, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, बट शेयर होल्डर को तो टैक्स देना पड़ेगा, इट विल बी टैक्सेबल फॉर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा उसमें कैपिटल गेन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जितना अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो कहाँ चला जाएगा? डीम डिविडेंड में, और जो एक्स्ट्रा होगा ना वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 46। डन। चलो देखो, तो नोट में मैंने क्या लिखा है, सेक्शन 46 मनी रिसीव्ड इन कैश और मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज सेल कंसीडरेशन। समझ के बात, कि जितना भी आपको कैश मिला होगा कंपनी से या फिर एसेट्स मिली होंगी कंपनी से एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वो सब हम लोग कहाँ काउंट करेंगे? डीम डिविडेंड में, है ना। चलो देखो क्या कहना चाहते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, और जो एक्स्ट्रा है देखो अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो कहाँ चला गया? डीम डिविडेंड में, और जो एक्स्ट्रा होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में। तो टैक्स देना पड़ेगा उसमें भी कैपिटल गेन में, सेक्शन 46 में। तो सेक्शन 46 में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सबसे पहले तो भैया सेल कंसीडरेशन ले लेना, ठीक है। और सेल कंसीडरेशन में क्या ले लोगे आप? आपके लिए सेल कंसीडरेशन क्या होगा? एक तरह से जो आपको कैश मिला ना,
कैश प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, कैश प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स दोनों को जोड़ के जो आएगा वो एक तरह से सेल कंसीडरेशन बन जाएगा। उसमें से माइनस कर लेना, एक तो सीओए या फिर आईसीओए। तो अगर वो एसेट्स 3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो आईसीओए, अदरवाइज सीओए से काम चल जाएगा। और नंबर 2, जितना आप उसको डीम डिविडेंड में काउंट कर चुके हैं, 2 क्लोज 22 सब क्लोज सी में डीम डिविडेंड में जितना कवर अप हो गया वो भी माइनस कर लेना, क्योंकि उस पर भी ऑलरेडी डीडीटी कट चुका है। तो बैलेंस जो बचेगा ना वो कैपिटल गेन में जाएगा भाई। क्लियर है बात? इसका देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इससे बात क्लियर हो जाएगी। क्या कहना चाहता है देखो, डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, कंपनी ने लिक्विडेशन के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जी शेयर होल्डर्स को। कितना? कैश तो 500 दे दिया, कुछ एसेट्स भी दिए हैं जिनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये है। कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, 500 है। आईसीओए कैलकुलेट करके आपको 300 रुपये दे दिया उन्होंने। तो सिंपल सी बात है, सेल कंसीडरेशन में कितना काउंट करूं, एक तो ये कैश प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स 1000 रुपये, तो आपको तो टोटल 1500 रुपये मिले ना भाई शेयर होल्डर को। तो टोटल कितने मिले, 1500 रुपये, जिसमें से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं आपके, 500। तो 500 तो कहाँ चला जाएगा, एक तरह से डीम डिविडेंड में, ठीक है। और वो भी अंडर सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज सी में। देख लेते हैं जी लो। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो, कैश एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन शैल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। तो डीम डिविडेंड में चला जाएगा। एंड नॉट लायबल टू टैक्स, उस पर तो टैक्स लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी भैया डीडीटी कट गया होगा एट द रेट ऑफ 15% अंडर सेक्शन 115 में। तो इसलिए शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा वो। तो फॉर शेयर होल्डर्स क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आ जाओ। क्या कहता है सेकंड पॉइंट में आप, एक्सेसिव, जितना भी एक्सेसिव होगा ना, जितना भी एक्स्ट्रा होगा, दैट विल बी कवर्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो जो एक्सेसिव होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा। तो कैसे काउंट करूँ देखो, टोटल सेल कंसिडरेशन में कितना काउंट कर लूँ मैं, 1500 रुपये। कैश प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स दोनों मिला के 1500 आता है। इसमें से डीम डिविडेंड हमने कितना काउंट कर लिया, जिस पे डीडीटी भी कट गया, अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, 500 रुपये डीम डिविडेंड में चला गया जी। आईसीओए आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने, कितना है आईसीओए, ये रहा जी लो आईसीओए 300 रुपये। तो 300 रुपये और माइनस कर लो उसके। तो जो 700 रुपये एक्स्ट्रा बचे ना, ये कैपिटल गेन में जाएंगे अंडर सेक्शन 46। इस पे टैक्स लगेगा अब आपके पास। तो शेयर होल्डर को इस 700 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। तो 700 रुपये तो क्या हो गया, सेक्शन 46 में कैपिटल गेन हो गया। और ये जो 500 रुपये है ये कहाँ चला गया, डीम डिविडेंड पे, और इस पे आपको टैक्स नहीं देना है, नॉट टैक्सेबल होता है ये, तो है ना, नॉट टैक्सेबल। क्लियर है जी बात यहाँ तक? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्लोज पे, 2 क्लोज 22 सब क्लोज डी। क्या कहता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कि कंपनी ना रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना चाहती है सेक्शन 66 में कंपनीज एक्ट के। तो उसमें रिडक्शन में हम लोग काउंट करते थे ना कि कंपनी के पास जो सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को, कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए। तो वो क्या कहना चाह रहा है, ये भी डीम डिविडेंड में काउंट होगा। तो क्या कहना चाह रहा है देखो, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनी ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अगेन टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो मैक्सिमम कितना डीम डिविडेंड काउंट कर सकते हैं, जितने आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैपिटलाइज्ड वाले हों चाहे अदरवाइज वाले हों। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द डिविडेंड अंडर दिस सेक्शन एफएमवी ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी काउंट, है ना, एफएमवी को कंसीडर करेंगे जी। ठीक है, चलो तो क्या कहना चाहता है, एसेट्स हैं जी 10 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस हैं 5 लाख के, और बोनस शेयर कितना है देखो 1 लाख का है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हो गए आपके, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड वाले ना, 5 लाख ये वाले हो गए, 1 लाख ये वाले हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख हो गया। डन। चलो तो क्या कहना चाह रहा है देखो, 6 लाख तो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए जी, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड वाले ना। और कंपनी ने कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया, कंपनी ने ये जो रिडक्शन के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन किया वो कितने का किया, 4 लाख का। बट हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, 6 लाख के। तो 4 लाख के 4 लाख कहाँ चले जाएंगे आपके, डीम्ड डिविडेंड में।
है ना। तो ये 4 लाख ही क्या ट्रीट होगा, ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लोज डी। और शेयर होल्डर्स के लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, क्योंकि ऑलरेडी डीडीटी कर चुका होगा इन सब केसेस में। ठीक, और ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है देखो नोट, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि जो रिडक्शन ऑफ कैपिटल करते हैं ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। चलो जी लास्ट क्लोज में आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 2 सबसेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई, है ना, लोन्स एंड एडवांसेस बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो देखो सबसे बड़ी चीज तो अभी तक जितने भी हमने क्लोजेस पढ़े ना, सब क्लोजेस पढ़े 4 ए बी सी डी, कहीं यूज किया था क्या क्लोजली हेल्ड कंपनी, नहीं किया था। बट क्लोज ई में क्या वर्ड यूज कर रहा है, क्लोजली हेल्ड कंपनी। इट मीन्स क्लोज ई वाइडली हेल्ड कंपनीज पे अप्लाई ही नहीं होगा, सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी पे अप्लाई होगा। समझ गए बात, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी डीम्ड एज डिविडेंड। तो इन शॉर्ट पता क्या है, पहले एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में मैं बता देता हूँ ये बात आपको। चलो जी हम लोग बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड, सेक्शन 2, एक मिनट रुको जी, हम लोग बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड, सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहली चीज़ तो कंपनी ना भाई 2 तरह की होती हैं, एक वाइडली हेल्ड कंपनीज और एक क्लोजली हेल्ड कंपनीज। क्लोजली हेल्ड कंपनीज, तो देखो इनकी तो बात ही नहीं कर रहा है वो। वाइडली हेल्ड कंपनीज आप कह सकते हैं जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, मतलब जिन्होंने पब्लिक इशू निकाला हुआ है। और क्लोजली हेल्ड मतलब नो पब्लिक इशू कह सकते हैं आप, जिसमें पब्लिक का पैसा नहीं लगा है। मीन्स प्राइवेट कंपनी तो आ ही जाएंगी, प्राइवेट कंपनी तो सारी ही क्लोजली हेल्ड है एक तरह से, बट पब्लिक कंपनीज भी हो सकती हैं। कौन से वाली, जिसमें पब्लिक का पैसा ना लगा हो, जिन्होंने कोई पब्लिक इशू ना निकाला हो, है ना। चलो जी ठीक है, तो पहली बात तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, या वाइडली हेल्ड कंपनीज की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, इनकी तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं यहाँ। पता क्या कहना चाहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है जी, लो प्राइवेट कंपनी है, और ये इस प्राइवेट कंपनी में मिस्टर एक्स है जी, शेयर होल्डर है, ये बेनिफिशियल होना है, और इनके पास ना 10% से ज़्यादा शेयर हैं इस कंपनी के, 10% से ज़्यादा शेयर हैं इस कंपनी के। और ये कंपनी ना इसको शेयर होल्डर को कुछ लोन देती है या एडवांस देती है कुछ भी। तो कंडीशन क्या हुई, सबसे पहली चीज़ क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ शेयर होल्डर को लोन दे रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं, तीसरी चीज़ उस शेयर होल्डर के पास कंपनी के कितने % शेयर हैं, 10% से ज़्यादा शेयर हैं, राइट। तो कंपनी ऐसे शेयर होल्डर को जो भी ये लोन और एडवांस देती है ना, इसको हम डीम डिविडेंड में काउंट करेंगे, वो ये कहेगा इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ तो ना हम लोग कंपनी लॉ में भी पढ़ते थे फर्स्ट चैप्टर में, उसमें पढ़ते थे ना हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, अगर आपको याद हो तो कंपनी लॉ में पढ़ते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। उसमें भी था एक केस कुछ इसी तरह का, सिमिलर सा केस था ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, अगर आपको याद हो तो। उसमें हम लोग केस पढ़ते थे दिनशा मैनेक्जी वाला, दिनशा मैनेक्जी का केस पढ़ते थे, ठीक है ना। उसमें क्या होता था दिनशा मैनेक्जी में, उसमें यह था कि भाई ये एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, है ना, या प्राइवेट कंपनी नहीं, पहले क्या था, ये मिस्टर मैनेक्जी थे ये लोग, ये मैनेक्जी थे, ठीक है, ठीक है जी, ये मैनेक्जी थे। इनके पास ना ह्यूज इनकम आ रही थी, किस चीज़ की, ह्यूज इनकम आ रही थी, किस चीज़ की, डिविडेंड की या इंटरेस्ट की, है ना, डिविडेंड और इंटरेस्ट की ह्यूज इनकम आ रही थी इनके पास। तब इन्होंने सोचा कि भाई सारी इनकम पे अगर मैं टैक्स दूंगा मेरी इनकम तो हाईएस्ट स्लैब में चली जाएगी, मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इन्होंने मैनेक्जी ने क्या किया था, 1 न 2 न 3 4 प्राइवेट कंपनी बनाई थी, है ना। ये लो एक्स प्राइवेट लिमिटेड, वाई प्राइवेट लिमिटेड, है ना,
जेड प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम मैंने इमेजिनरी ले लिया, ओरिजिनल नाम नहीं है, ओरिजिनल नाम तो सिर्फ मैनेक्जी है, डब्लू प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने क्या किया था, मैनेक्जी ने, ह्यूज इनकम आ रही थी ना डिविडेंड और इंटरेस्ट की। क्यों आ रही होगी भाई ह्यूज इनकम डिविडेंड और इंटरेस्ट की, क्योंकि इनके ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया, 4 प्राइवेट कंपनी बना दी। सोचा प्राइवेट कंपनी में बनाने में खर्चा ही कितना होता है जी, नॉमिनल अमाउंट 14-15 हज़ार में प्राइवेट कंपनी बन जाती है आपकी। तो इन्होंने ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना ट्रांसफ़र कर दिए, जो पहले एक नाम से थे वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट किसको ट्रांसफ़र कर दिए, 4 प्राइवेट कंपनी को कंपनी बना दी और उनको ट्रांसफ़र कर दिए। तो पहले ना डिविडेंड और इंटरेस्ट के जो चेक आ रहे थे, पहले किसके नाम से आ रहे होंगे, मैनेक्जी के नाम से आ रहे होंगे। अब वो डिविडेंड और इंटरेस्ट के चेक किसके नाम से आ रहे होंगे, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, वाई प्राइवेट लिमिटेड, जेड प्राइवेट लिमिटेड एंड डब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कंपनीज के बैंक अकाउंट भी खुले होंगे, तो डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा वो सारा किसके बैंक अकाउंट में जा रहा होगा, कंपनीज के। अब इन कंपनीज के बैंक अकाउंट से ना ये जो मैनेक्जी है ये पैसा निकाल लेता था, क्या बोल के कि सर ये तो ना मैं लोन ले रहा हूँ कंपनी से, या एडवांस ले रहा हूँ कंपनी से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, उसने क्या कहा, कहते यार लोन लेते ही लेते हो वापस भी देते हो, और आपके पास तो 10% से ज़्यादा शेयर हैं इस कंपनी के, ठीक है। तो 10% से ज़्यादा शेयर हैं, तो भैया आप तो कहाँ चले जाओगे, सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई में चले जाओगे, और इसको तो हम डीम्ड डिविडेंड में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे, डीम्ड डिविडेंड में काउंट करेंगे, और टैक्स तो हम आपसे लेंगे। तो ये कंपनी बनाने का खर्चा भी ना इनका बेकार हो गया भाई साहब, टैक्स तो हम आपसे ही लेंगे। अब देखो सुनो, आज की डेट में तो ये जो डीम्ड डिविडेंड है ये एग्जाम्प्ट हो जाता है शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है, सोचो। देखो ये वाला डीम्ड डिविडेंड एग्जाम नहीं होगा, क्लोज ई वाला, क्लोज ए टू डी वाला एग्जाम्प्ट हो जाता है, उस पर सीडीटी कटता है, इस पर सीडीटी नहीं कटता। तो इसमें तो पहले भी टैक्स देना पड़ता था और आज भी टैक्स देना पड़ेगा, किसको, शेयर होल्डर्स को। तो क्लोज ई वाले डीम्ड डिविडेंड पे तो भैया टैक्स देना ही पड़ेगा आज भी, किसको, शेयर होल्डर्स को। ये एग्जाम्प्ट नहीं होता क्योंकि इस पर डीडीटी नहीं कटता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भैया टैक्स तो हम आपसे ही लेंगे, किससे लेंगे, मैनेक्जी से ही लेंगे। तो कंपनी बनाओ ना बनाओ, दोनों मतलब सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये मैनेक्जी और ये जो 4 प्राइवेट कंपनी इन्होंने बनाई इनके बीच में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, वन एंड द सेम थिंग। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में भी थी एक बात, ठीक है। चलो तो दोनों चीज़ें कोरिलेट हो गई यहाँ, कंपनी लॉ भी और इनकम टैक्स एक्ट भी। डन, पढ़ लेते हैं एक बार, देखो क्या कहता है ये क्लोज ई, है ना, पढ़ लेते हैं जी, देखो क्या कहता है। एनी पेमेंट मेड बाय अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, कहता है ऐसी कंपनीज को छोड़ देना जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो एनी पेमेंट बाय अ कंपनी, अगर कंपनी कोई पेमेंट कर रही है किस चीज़ का, बाय वे ऑफ एडवांस और लोन, किसको दे रही है, कहते हैं या तो शेयर होल्डर को या किसी दूसरे कंसर्न को। शेयर होल्डर को अगर दे रहे हैं तो वो शेयर होल्डर बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए, किसका, शेयर्स का, बेनिफिशियल होना चाहिए, बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए किसका, शेयर्स का, और उसके पास नॉट लेस देन मतलब 10% से कम शेयर नहीं होने चाहिए। 10% शेयर की बात नहीं हो रही है वैसे, 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर की हो रही है बात। तो उसके पास कम से कम कितने शेयर हों, उसके पास कम से कम इतने शेयर हों जिसपे 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो। होल्डिंग नॉट लेस देन 10% लिखा है, तो 10% से कम नहीं होना चाहिए, मीन्स इक्वल टू एंड मोर देन 10% वोटिंग पावर होना चाहिए उन शेयर्स पे। इक्वल टू एंड मोर देन 10% क्या होना चाहिए, टीवीपी मतलब टोटल वोटिंग पावर। और या फिर आपने ये लोन और एडवांस किसको दिया हो, किसी कंसर्न को, या तो शेयर होल्डर को दिया हो या फिर किसी कंसर्न को दिया हो। कंसर्न को दिया है तो कंसर्न में कौन कौन आएगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी भी कंसर्न को, उस कंसर्न में जो शेयर होल्डर है या तो वो मेंबर है या फिर पार्टनर है, या तो वो मेंबर है या फिर पार्टनर है और उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंसर्न में। तो किसको लोन या एडवांस दिया हो, या तो शेयर होल्डर को या फिर किसी भी कंसर्न को। कौन सी कंसर्न को, जिसमें हमारी कंपनी का जो मेंबर है या शेयर होल्डर है उस कंपनी में या उस कंसर्न में या तो मेंबर है या फिर पार्टनर है और प्लस उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वहाँ। चलो तो उसको भी हम लोग डीम्ड डिविडेंड में काउंट करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगेन, है ना, डन।
और डिविडेंड टैक्सेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लोज ई शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब समझ गए ना, ये खास बात है। तो डिफरेंस यही हो गया, ऊपर वाले 4 क्लोजेज जो हमने पढ़े ना ए बी सी डी, उन 4 क्लोजेज में तो उस पर CDT या DDT कट जाता था, शेयर होल्डर के लिए एग्जाम था, बट क्लोज ई में शेयर होल्डर टैक्स देगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नो DDT, कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं कटेगा, इसलिए टैक्सेबल होगा किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर को ही टैक्स देना पड़ेगा उस पर। तो डन, ठीक है जी। चलो इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। पॉइंट्स टू मेंबर्स में क्या कहता है, देखो पॉइंट्स टू मेंबर्स में आ जाओ भाई। नंबर 1, कंसर्न का मतलब क्या है ये बता रहा है। अभी हम लोग कंसर्न की बात कर रहे थे ना भाई, कि या तो शेयर होल्डर को लोन और एडवांस दे रहे हो या फिर आप किसी कंसर्न को। तो कंसर्न से मतलब क्या है, यहाँ कंसर्न से मतलब है या तो वो HUF हो या फिर फर्म हो या फिर कंपनी हो या फिर AOP और BOI हो, ठीक है ना। तो कंसर्न जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ कंसर्न का मतलब क्या हुआ, कंसर्न इन्होंने यहाँ डिफाइन कर दिया इसको। सुनो जी, ये कंसर्न को इन्होंने कहाँ डिफाइन कर दिया भाई, यहाँ डिफाइन कर दिया। समझ गए, कंसर्न का मतलब ये सब है। डन, चलो। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात हो रही थी कि इसका उस कंसर्न में क्या होना चाहिए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पॉइंट नंबर 2 में एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, कहते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है नॉट लेस देन 20% ऑफ इनकम। 20% ऑफ इनकम लेता हो या फिर 20% ऑफ वोटिंग पावर इसके पास, कंपनी के केस में। तो अगर कंपनी की बात करोगे तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब इसके पास 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो। अदर देन कंपनी की बात करूँ तो 20% ऑफ इनकम। तो जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे थे ना कंसर्न, तो कंसर्न को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर लो, कंपनी को अलग कर लो, कंपनी भी कंसर्न में आएगी, और कौन है, HUF है, AOP है, BOI है ना, फर्म है, ये सब भी तो कंसर्न में आएंगे भाई। इस केस में तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब इक्वल टू एंड मोर देन 20% टोटल वोटिंग पावर होता है, और इन सब केसेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब इक्वल टू एंड मोर देन 20% किसका, इनकम का, मीन्स प्रॉफिट का कह सकते हैं। तो वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में काउंट होगा। डन, चलो जी, सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, क्या कहता है, इन ऑर्डर टू कंप्यूट डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन क्लोज अंडर सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल बी टेकन अप टू द डेट ऑन विच लोन और एडवांस इज गिवन टू द पर्सन। इसकी खास बात ज़रूरत ही नहीं है हमें कुछ, है ना। फोर्थ पॉइंट में आते हैं जी, वेयर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सीड द लोन अमाउंट, कि जहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सीड कर जाते हैं किससे, लोन अमाउंट से। तो सिंपल सी बात है, वो तो हम शुरू से पढ़ते हैं। तो डीम्ड डिविडेंड कितना काउंट करोगे, इस बार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सीड कर रहे हैं ना, तो फुल जो लोन अमाउंट है वो पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड में चला जाएगा। द होल अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, है ना। चलो जी, नेक्स्ट में आ जाओ। अगर शेयर होल्डर नेक्स्ट डे लोन को रीपेमेंट कर देता है तब भी वो क्लोज 22 सब क्लोज ई को अफेक्ट नहीं करेगा। तो शेयर होल्डर रिपेज द लोन इवन ऑन नेक्स्ट डे, इट डजंट अफेक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, है ना। 6 पॉइंट में क्या कहता है, द एप्लीकेबिलिटी शेल आल्सो नॉट बी अफेक्टेड इवन इफ द इंटरेस्ट चार्ज टू द शेयर होल्डर एट द मार्केट रेट ऑफ लोन। कहते हैं कंपनी से लोन लिया हुआ है हमने, और उस लोन पे जो शेयर होल्डर है वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, इंटरेस्ट भी बेचारा उतना ही दे रहा है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। कहते हैं तब भी ये अफेक्ट नहीं होगा, मतलब तब भी वो डीम्ड डिविडेंड में तो काउंट होगा ही होगा। चलो एक बार डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं जी, कि ऊपर वाली जो 5 क्लोजेज हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C, क्लोज D, क्लोज E क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं क्लोज A, B, C, D ये तो हर तरह की कंपनी पे अप्लाई होता है, चाहे वो कंपनी क्लोजली हेल्ड हो चाहे वाइडली हेल्ड हो, है ना, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। बट अगर मैं क्लोज ई की बात करूं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, वो क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए। समझ गए एक डिफरेंस को। नंबर 2 में आओ जी, DDT शैल बी पेड बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 115 हो। कहते हैं क्लोज A, B, C, D इन 4 क्लोजेस में तो क्या होता है, ऑलरेडी DDT कट जाता है, इसलिए शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम क्लोज ई की बात करें, सब क्लोज ई की बात करें, ठीक है, तो इसमें DDT अप्लाई नहीं होता, DDT शैल नॉट बी एप्लीकेबल। तो यहाँ DDT अप्लाई नहीं होता, इसलिए टैक्सेबल होता है शेयर होल्डर्स के लिए, टैक्सेबल फॉर शेयर होल्डर्स। और इन सभी क्लोजेस की अगर मैं बात करूँ, देखो एक मिनट रुको जरा,
कौन से क्लोजेस की बात करूं भाई, क्लोज ए बी सी डी है ना, इनमें क्या होता है, ऑलरेडी डीडीटी कट जाता है, इसलिए एग्जम्प्ट फॉर शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, एग्जम्प्ट फॉर शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। डन। चलो जी थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। क्या कहता है, द कंपनी पेज डीडीटी अंडर सेक्शन क्लोज ए बी सी डी, हैंस डिविडेंड इज एग्जम्प्ट। तो वो ऊपर मैंने बात बताई दी आपको, यहाँ दोबारा से रिपीट हो गई, वो दोबारा रिपीट नहीं हुई बल्कि मैंने ऊपर बता दिया, इन्होंने नीचे बताया। तो डिविडेंड एग्जम्प्ट हो जाएगा जी, किसके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा डिविडेंड, शेयर होल्डर्स के लिए। किस सेक्शन में, 1034 में, क्योंकि ऑलरेडी डीडीटी कट चुका है। बट अगर क्लोज ई की बात करूँ तो, क्लोज ई की अगर मैं बात करूँ तो, नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर बिकॉज द कंपनी डजंट पे डीडीटी। तो शेयर होल्डर के लिए एग्जाम नहीं होगा क्योंकि इस पर डीडीटी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में आओ, पॉइंट नंबर 4, अंडर सेक्शन क्लोज ए बी सी डी में तो क्या कहता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट वाले लेने होते हैं, ठीक है। बट क्लोज ई के लिए क्या कहना चाहता है ये, ओनली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, समझ गए ना, ओनली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लेने हैं, मीन्स कैपिटलाइज वाले नहीं लेने हैं, कैपिटलाइज को काउंट नहीं करना है यहाँ, है ना। चलो डीम डिविडेंड सेक्शन 2 क्लोज 22 क्या कह रहा है, शेल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। कहता है डीम डिविडेंड में ये सब काउंट नहीं होगा। क्या काउंट नहीं होगा, कब कब काउंट नहीं होगा डीम डिविडेंड, कहता है अगर कंपनी का काम ही यही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है जी, ठीक है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है। क्लोज ई की बात कर रहा है ये, यहाँ सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई, ठीक है। तो हमारी कंपनी का काम ही क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी का काम ही लोन देना है, तो उसने अपने शेयर होल्डर को भी लोन दे दिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया, क्या वो डीम डिविडेंड में काउंट होगा, नहीं, राइट। नंबर 2 में क्या कहता है, एनी डिविडेंड पेड बाय द कंपनी विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट द होल और पार्ट ऑफ द लोन विच हैज बीन डीम्ड एज डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लोज ई। तो इस केस में क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, और ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, इसका सेट ऑफ ले लिया इन्होंने, किससे, लोन से। किससे सेट ऑफ ले लिया, सेट ऑफ अगेंस्ट लोन से ना, भाई हमने तुझे लोन दे रखा है ना, तो डिविडेंड को एडजस्ट कर दिया जी हमने लोन से, अब लोन तुम्हारा इतना रह गया, तो वो डीम डिविडेंड में काउंट नहीं होगा, है ना। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद क्लोज सी और क्लोज डी ऑफ सेक्शन 2 क्लोज 22 इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों के लिए अगर प्रेफरेंस शेयर्स को आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो वो भी डीम डिविडेंड में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए था। नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट, पेमेंट मेड बाय द कंपनी ऑन परचेज ऑफ ओन शेयर्स, मतलब सेक्शन 68 में अगर आप बाई बैक कर रहे हो, कंपनीज एक्ट 2013 के बाई बैक कर रहे हो अगर, तो पेमेंट तो करोगे ना बाई बैक के टाइम पे, तो वो जो आपने पेमेंट किया वो भी डीम डिविडेंड में काउंट नहीं होगा। डन, ये था जी पूरा, ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने डिविडेंड वाला कंप्लीट पॉइंट डिस्कस कर लिया, उसमें एक्चुअल डिविडेंड भी डिस्कस किया, डीम डिविडेंड भी डिस्कस किया, और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी भी डिस्कस किया। तो डिविडेंड वाला पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिडोरी कॉन्सेप्ट जो बचे हैं अदर सोर्सेज के, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।